वेलकम टू द शो। मैं हूं आदिल मलिक, आपका मेज़बान। इस शो में जो आपके लिए पेश किया जाता है हर सैटरडे के दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं और इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ मामलात पर आपको एडवाइस करते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी चाहने वाले को किसी किस्म का कोई इमिग्रेशन मसला दरपेश है तो बिल्कुल प्रोग्राम में फ़ोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, हमेशा की तरह इस बार भी प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम बिना वक्त ज़ाय किए हुए कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले कॉलर की तरफ। देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे दो सवाल हैं। जी। मेरे हस्बैंड का अभी रिसेंटली ILR लगा है ठीक और मैं उनके साथ तकरीबन 6.5 साल से रह रही हूँ। ठीक तो और लेकिन मुझे 2.5 साल हो गए हैं Tier 1 डिपेंडेंट पे उनके। ठीक। तो मेरा सवाल ये है कि मैं ILR के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकती हूँ या मुझे स्पाउस पे स्विच होना पड़ेगा? उनको जो इंडेफिनेट है वो किस ग्राउंड्स के ऊपर मिला है? लॉन्ग रेजिडेंसी की उनको बेस? 10 इयर्स की बेस पे मिला है। 10 ईयर्स की बेसिस की। और दूसरा हाँ आपका जी। क्या सवाल है? दूसरा मेरा ये सवाल है कि अगर मुझे मेरा नहीं डायरेक्ट अप्लाई हो सकता तो आया मैं Tier 1 डिपेंडेंट पे ट्रैवल कर सकती हूँ पाकिस्तान से यानी UK से बाहर? काइंडली ठीक प्लीज मेरा जवाब। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है तो बिल्कुल आप इसके ऊपर ट्रैवल कर सकती हैं। आने जाने में आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जहाँ तक आपके इंडेफिनेट का ताल्लुक है तो अभी आप स्ट्रेट अवे इंडेफिनेट के लिए नहीं अप्लाई कर सकती। कानूनी तौर पे आपको स्पाउस वीज़े के ऊपर स्विच करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको 2.5 ईयर्स का पहले वीज़ा मिलेगा, फिर 2.5 ईयर्स की एक्सटेंशन, 5 साल के बाद आपको इंडेफिनेट मिलेगा। तो मेरा ये मशवरा है कि जितने जल्दी आप स्पाउस वीज़े के ऊपर स्विच कर लें उतना बेहतर है, क्योंकि Tier 1 डिपेंडेंट के ऊपर जितना आपका टाइम जा रहा है वो काउंट नहीं होगा टुवर्ड्स लॉन्ग रेजिडेंसी इंडेफिनेट। थैंक यू फॉर अ कॉल। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो सवाल हैं। जी। पहला सवाल तो ये है कि अभी मेरा इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्रूव हुई है, यानी कि मुझे मिल चुकी है। ठीक तो मेरा एक बेटा है ठीक। जो यहाँ पे ही पैदा हुआ था। तो अच्छा। अभी क्योंकि ओबियसली मैं चाइल्ड बेनिफिट्स क्लेम कर सकता हूँ, ठीक लेकिन कुछ लोगों ने कहा है कि ये नहीं करनी चाहिए कि जब तक आपको पासपोर्ट नहीं मिल जाता, कि जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक एक ये क्वेश्चन है कि इसमें कितनी सच्चाई है। ठीक। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी वाइफ जो है वो 2011 जनवरी में हम्म। यहाँ पे आ गई थी। उस टाइम पे मैं उस पे हाईली स्किल्ड पे था। ठीक। ठीक है। तो अभी उसको 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और मुझे भी ILR मिल चुका है। ठीक। ठीक है। तो अभी वाइफ के लिए ILR होने के लिए क्या क्राइटेरिया होगा? और अभी मेरे बेटे को भी क्योंकि पासपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे ही पैदा हुआ था। ठीक। तो मतलब कितने साल के बाद मैं अपनी वाइफ का जो है ILR अप्लाई कर सकता हूँ? और तो ये दो मुझे क्वेश्चन। ये बताएं कि आपको जो ILR है वो लॉन्ग रेजिडेंसी की बेसिस पे मिला है? जी, लॉन्ग रेजिडेंसी की बेसिस पे। ठीक जी ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपकी भी जो सवाल हैं वो पहले कॉलर से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो जहाँ तक आपके बेटे का ताल्लुक है तो बेटे के लिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MN1 फॉर्म आपको फिल करके होम ऑफिस को भेजना पड़ेगा और बच्चे को ब्रिटिश पासपोर्ट मिल सकता है। तो जहाँ तक आपके बेनिफिट लेने का ताल्लुक है तो बिल्कुल आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप चाइल्ड बेनिफिट लेना चाहते हैं, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं, इनकम टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं, हाउसिंग बेनिफिट लेना चाहते हैं, इसका आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन के ऊपर या पासपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ना ही होम ऑफिस वाले आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन इस बेसिस पे रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि आप बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं। तो आपको इंडेफिनिट मिल चुका है, आप इमिग्रेशन कंट्रोल से एग्जाम्प्ट हो गए हैं। बेनिफिट अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, इसका आपकी नेशनलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जहाँ तक आपकी वाइफ का ताल्लुक है तो उनको फौरी तौर पे स्पाउस वीज़े के ऊपर स्विच कर देना चाहिए। जिस तरह पहले कॉलर के जवाब में मैंने बताया था कि 2.5 साल का आपकी वाइफ को पहले वीज़ा मिलेगा, 2.5 ईयर्स की एक्सटेंशन होगी, 5 साल के बाद वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा नाम सलाम। सोफिया है। मैंने ये जी। पूछना था आपसे कि हम लोगों ने असाइलम किया था, फिर हमारा अच्छा। केस जो है विथड्रॉ हो गया ओरिजिनल डिसीजन के साथ, ठीक। लेकिन 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो हमें उनसे पूछना चाहिए ये क्या करना चाहिए, या कि नेक्स्ट कोई हमें अपील करनी चाहिए या क्या? हमें तो कुछ पता नहीं है। और आपका असाइलम रिफ्यूज़ कब हुआ था? हमारा रिफ्यूज हुआ था, फिर
दिसंबर में हुआ था, फिर उन्होंने हमें अपील का राइट दिया, ठीक। लेकिन जब हमारी हियरिंग थी हम लोग गए नहीं, मैं प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने पहले ही लेटर आ गया वेरी नेक्स्ट डे कि आपका केस विथड्रॉ हो गया है। अच्छा, और किसने विड्रा किया, होम ऑफिस लेकिन ने? अभी तक कोई जवाब नहीं आया। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप बेहतर है अगर आपका कोई वकील है, अपने वकील से जाके कांटेक्ट करें, उनसे अपडेट लें कि आपका केस किसने विड्रा किया है। तो अगर तो होम ऑफिस ने अपील से पहले अपना डिसीजन वापस ले लिया था, विड्रा कर दिया था, फिर आप पेशेंटली वेट करें। आइंदा आने वाले कोई 3 से 6 माह के अंदर अंदर होम ऑफिस वाले एक नया डिसीजन करेंगे। तो उसमें भी 2 ऑप्शन होगी। अगर तो उन्होंने आपको स्टे दे दिया तो आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगा। अगर तो वो रिफ्यूज़ करते हैं तो दोबारा अंडर सेक्शन 82 आपको अपील का राइट मिलेगा। आप दोबारा ट्रिब्यूनल में अपील कर पाएंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, मैं आप बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं आपसे एक क्वेश्चन है कि मैं स्पाउस वीजे पे मेरा कंप्लीट हो गए थे 2 साल ना, ठीक। तो मैंने 18 तारीख को प्रीमियम सर्विस में गया था, तो ILR की एप्लीकेशन अच्छा। की, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपका डिसीजन आज नहीं कर सकते, आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री पे हमें थोड़े बहुत कुछ फाइल है, ठीक। तो वो चाहिए। तो वो उन्होंने जो है अभी तक कुछ रिप्लाई भी नहीं किया। तो और दूसरी बात वो ये हुआ था कि स्पाउस वीजे के तीसरे महीने पे मैं अपने एक दोस्त के घर पे था, तो उनकी कोई इमिग्रेशन का मसला था, तो वहाँ पे उन्होंने रेड की थी। अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे भी देख लिया था, तो वो ठीक। हो सकता है कि वो उनके रिकॉर्ड में हो, लेकिन मैं एज अ विजिटर गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तुम ठीक। यहाँ पे क्या कर रहे हो या कुछ ना। तो मैं ठीक। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये अभी क्या प्रोसेस करूँ अगर उनको इस किस्म की ट्रबल या कोई इस तरह का क्वेश्चन उनके माइंड पे, प्लीज मुझे जरा ठीक। डिटेल में आंसर कीजिएगा। थैंक यू। ठीक। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपको कोई फ़िक्र करने वाली बात नहीं है। बेशुमार केसेस में यही होता है कि आप वनडे पे जाते हैं, होम ऑफिस वाले उस दिन फ़ैसला नहीं करते, वो होल्ड करके कोई 2 से 3 हफ्ते बाद फ़ैसला दे देते हैं। तो अभी होम ऑफिस वाले इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वो इंक्वायरी यही करेंगे कि इधर आपका और वाइफ का जेन्युइन रिलेशनशिप था, इधर 2 साल आप दोनों साथ रहते रहे, इधर आपने किसी किस्म की कोई पब्लिक बेनिफिट के ऊपर रिलाई किया नहीं किया। तो इस टाइम वो ये चेक कर रहे हैं। तो आप पेशेंटली वेट करें। आइंदा आने वाले कोई 3 माह के अंदर अंदर आपको होम ऑफिस की तरफ से फ़ैसला मिलेगा। अगर तो उन्होंने आपको इंडेफिनिट दे दिया तो बात ख़त्म हो जाएगी। अगर रिफ्यूज़ करते तो वो एक नोटिस इशू करेंगे। नोटिस में आपको बताएंगे किन ग्राउंड्स के ऊपर वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको बिल्कुल अपील का भी राइट देंगे कि अगर आप डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, आप इमिग्रेशन जज के सामने जा सकते हो, उसको सारी बात समझा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। मेरे 2 क्वेश्चन है। जी। एक, मैंने अपना स्पाउस वीजा डाला हुआ है, लेकिन अच्छा। इनकम ना होने की वजह से मेरा वो होल्ड पे है। ठीक। तो मेरा जो बेबी है वो ब्रिटिश है, ठीक। तो उसके भी मैंने 7 बर्थ सर्टिफिकेट लगा के दिया हुआ कि अगर वो इनकम मेरी इनफ, वाइफ की इनफ नहीं है, ठीक। तो अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो उस टाइम कंसीडर करेंगे कि मेरा बेबी है और मेरे पास क्या ग्राउंड है, और मुझे क्या, अगर वो रिजेक्ट करते हैं मुझे अपील का राइट मिलेगा? ठीक। थैंक यू। ठीक। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, अगर तो होम ऑफिस वाले आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करते हैं तो बिल्कुल कानूनी तौर पे अंडर सेक्शन 82 आपके पास अपील का राइट होगा। अगर उन्होंने बच्चे का इंटरेस्ट कंसिडर नहीं किया, ह्यूमन राइट्स कंसिडर नहीं किया, आर्टिकल 8 कंसिडर नहीं किया, बिल्कुल आप कोर्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे इमिग्रेशन जज आपका केस ह्यूमन राइट्स के अंदर भी कंसिडर करेगा, आर्टिकल 8 के अंदर भी कंसिडर करेगा, प्लस सेक्शन 55 भी कंसिडर करेंगे। तो फ़िलहाल पेशेंटली वेट करें, देखें अभी कोर्ट ऑफ अपील से क्या जजमेंट आती है, उसके बाद होम ऑफिस वाले क्या पॉलिसी बनाते हैं, और उसके बाद आपके केस में क्या डिसीजन होता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम जी मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैंने 2-3-4 महीने पहले भी आपसे 2 मरतबा मशवरा किया था, तो ठीक। अभी मैंने जो है ना वो मेरा ओवरस्टेयर लग गया था, तो अभी मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी भी जो तकरीबन 7 मंथ की हो गई है, ठीक। और कंसल्टेंट ने लेटर भी लिखा था कि हम्म। इसकी वाइफ की मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि ये घर मुल्क में लाइक पाकिस्तान नहीं उधर रह सकती ना। अच्छा। तो मैं इसको इमिग्रेशन का मसला इसके हस्बैंड को है, तो लिहाजा इसके लिए मतलब की जाए। कंसल्टेंट ने प्रॉपर एक लेटर लिख के दिया था जो हमने होम ऑफिस को ह्यूमन राइट्स के एप्लीकेशन में आर्टिकल 8 में भेजा था, लेकिन उन्होंने उसको कोई कंसीडर नहीं किया, और उन्होंने जवाब ये दिया कि आप वहाँ रह सकते हैं दोनों, पाकिस्तान में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी वहाँ। ठीक। तो उसके बाद तकरीबन उस वक्त 3 महीने की प्रेगनेंसी थी, तो अभी हमने और इमिग्रेशन यूनिट वाले जो होते हैं लीगल एड वाले, उनके पास हम गए, तो
वो इंग्लिश सॉलिसिटर नहीं, हमारा केस से पहले होम ऑफिस को भेजा है, तो 5-6 डे में उनको कोई जवाब नहीं आया, तो अभी जुडिशल के लिए उसने कर दिया है। ठीक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ प्लीज़ कि पहली बात तो ये है कि वो कंफर्म उसमें सारा कुछ लिखा है केस की, मेडिकल ठीक ये प्रॉब्लम है, ठीक 3-4 पेजेस उसने बना के भेजे। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर देखें आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी या आपको अपील का राइट नहीं मिला था क्योंकि आप ओवरस्टे थे, तो फ़िलहाल अगर आपने जुडिशल रिव्यू के लिए प्रोसीड कर लिया है, पेशेंटली वेट करते रहें। 3-4 माह के अंदर अंदर जुडिशल रिव्यू में कोई रिस्पांस आ जाएगा। साथ साथ अगर आपका बेबी बॉर्न हो जाता है, बच्चा आपका ब्रिटिश होगा, बच्चे की बेसिस के ऊपर आप होम ऑफिस में फ्रेश एप्लीकेशन भी जमा करा सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम इरफान है। मैं 8 साल पहले इस मुल्क में आया था ठीक एज ए स्टूडेंट, ठीक और फिर मेरी शादी हो गई थी 3 साल पहले ब्रिटिश लड़की के साथ। अच्छा लेकिन वो शादी हमारी चली नहीं है। ठीक तो लास्ट ईयर इंडेफिनेट से पहले तो मैंने अप्लाई कर दिया था ह्यूमन राइट्स पे, FLR की एप्लीकेशन मैंने डाली थी, ठीक क्योंकि मेरी सारी फैमिली इधर है, कोई भी ठीक पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि मेरी कोई नहीं था, टाइज खत्म हो गई थी उस मुल्क के साथ। लेकिन वो मेरी एप्लीकेशन अभी रिजेक्ट हो गई थी, अच्छा अपील भी रिजेक्ट हो गई है, और हाई कोर्ट में भी उन्होंने परमिशन नहीं दी। ठीक तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। अभी मुझे 8 साल से ज्यादा हो गए, और पाकिस्तान में मेरी अम्मी के अलावा और कोई नहीं है, तो मेरी अम्मी भी अभी इधर आ जाएंगी, वो 65 है। अच्छा ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अभी आपको चाहिए कि इससे अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको अपना सारा पेपर वर्क बताएं कि 8 साल पहले आए थे, कितना अर्सा आपका लीगल वीज़ा चलता रहा, अपील किस ग्राउंड्स के ऊपर डिसमिस हुई, जो जुडिशियल रिव्यू आपका रिफ्यूज़ हुआ परमिशन वो किन ग्राउंड्स के ऊपर हुआ। आइदर आप उसको आगे कोर्ट ऑफ अपील में चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक तो ऑप्शन ये है कि आप दोबारा होम ऑफिस से फ्रेश एप्लीकेशन भेजें ह्यूमन राइट्स की ग्राउंड्स के ऊपर। उस पर कुछ चांसेस अच्छे नहीं लगते, मगर अगर कोशिश करना चाहते हैं कोशिश कर सकते हैं, किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें, वो आपको पेपर वर्क बताएंगे कि कौन कौन से पेपर चाहिए, जिसके बाद आप फ्रेश एप्लीकेशन होम ऑफिस में जमा करा पाएंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। मेरे पास ना 2 क्वेश्चन है, फ़ोन रखूंगी फिर जवाब दीजिए। जी पहला ये कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया हुआ है, अच्छा तो उन्होंने फिर बायोमेट्रिक मांगा, वो तो दे दिया हर चीज़। नाज़रीन, ये कॉल ड्रॉप हो गई है। बहरहाल, अगर आपके हस्बैंड की एप्लीकेशन होम ऑफिस को मिल गई थी, उनके बायोमेट्रिक्स हो गए, तो पेशेंटली वेट करते रहें। आज की डेट में नॉर्मल होम ऑफिस वाले कोई 3 से 6 माह के अंदर अंदर फैसला कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी, मेरा नाम एहसन है, और मैं आपके साथ ये स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करना चाहता जी हूँ। जी फरमाएं। जी, ऐसे है कि मैंने लंदन में एडमिशन लिया था कॉलेज में ना, तो ठीक ऐसे हुआ कि मेरा कॉलेज बंद हो गया था, तो मैं घर में नहीं था। उन्होंने मुझे 2 माह का टाइम दिया था कि तुम नया कैश भेजो। जब ठीक मैं वापस आया तो घर में, तो 1 माह बाद तो देखा मेरा लेटर था, तो मैंने नया कॉलेज जो है ना लेकर, तो मेरे पास टाइम भी थोड़ा था, तो मैंने उन्हें कैश भेजा। मेरा 18 जनवरी को ख़त्म होना था लास्ट डेट, और मैंने 17 को सब कुछ पोस्ट कर दिया था। ठीक तो उन्होंने फिर मुझे 24 को लेटर लिखा है कि तुम फेल हो गए हो, हमने तुम्हें 2 माह का टाइम दिया, लेकिन तुमने हमें कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया। ठीक मैंने दोबारा उनको अपने कैश लेटर, ऑनलाइन जो भी है पेज, और पोस्ट ऑफिस की सारी स्लिपें मैंने उनको एज अ पोस्ट की थी दोबारा, ठीक तो अभी तक उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। ठीक। और आपकी एप्लीकेशन जब होम ऑफिस में जमा हुई है, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट लेटर आपको मिली है कि नहीं मिली? कुछ भी नहीं, मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ। उनका जो लेटर था 24 को उन्होंने राइट किया, और 30 को मुझे मिला जो, और मैंने 4 को दोबारा उनको रिप्लाई दिया, सब कुछ प्रूफ लगा कर, कॉलेज का कैश लेटर, पोस्ट ऑफिस की अच्छा स्लिप, एवरीथिंग। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपको चाहिए आप फौरी तौर पर किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें, उनको अपना सारा पेपर और बताएं, क्योंकि मुझे लगता है जो आपने एप्लीकेशन भेजी है उसके साथ कोई मसला था, या आपने अपने गलत तरीके से जमा कराई है एप्लीकेशन, या फिर आपने किसी गलत एड्रेस पे एप्लीकेशन पोस्ट कर दी है। क्योंकि नॉर्मल अगर बेशक आपका वीज़ा ख़त्म भी हो जाए, अगर आप होम ऑफिस में एप्लीकेशन जमा कराते हैं, कोई 10 दिन के अंदर अंदर वो एक्नॉलेजमेंट लेटर इशू कर देते हैं और कंफर्म करते हैं कि उनको आपकी एप्लीकेशन मिल गई है। तो आपके केस में आपने एप्लीकेशन जनवरी में जमा कराई है, अभी मार्च आ गया, आपको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, तो इसका यही मसला लगता है कि आपकी एप्लीकेशन किसी गलत एड्रेस पे पोस्ट हुई है, या कोई एप्लीकेशन का साथ मसला था। तो किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, वो आपको बताएंगे कि अभी आपको क्या करना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए।
Hi, basically my friend, she wants to go to Pakistan. She's got a Pakistani passport and Okay. an indefinite leave to remain visa. And on the passport, the name's different, and on the indefinite leave to remain, the visa, her name's different. So will she still be able to go Pakistan without any difficulties? And what all she needs to do, of course, she needs to contact Pakistan High Commission and get the passport renewed in the correct name. Because if she travel with these details, then she won't be able to come back, because in the passport the name is different, in the BRP card the name is different. So she needs to contact Pakistan High Commission and get the passport on correct name. Thank you for your call. नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आदिल साहब, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। ठीक। मेरा आपसे एक सवाल है कि ये जो 18,600 की इनकम पे हाई कोर्ट में केस चल रहा था, ठीक, उस केस का फैसला आ चुका है या नहीं है, और अगर आ चुका है तो कितनी इनकम अब शो करनी पड़ेगी? ठीक, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, ये मैटर कोर्ट ऑफ अपील में था। 3 से 5 तारीख तक इस माह की कोर्ट ने ये केस सुना है। अभी तक कोई फ़ैसला आया नहीं है। मेरा प्रोग्राम देखते रहिएगा, मैं आपको अपडेट करूंगा अगर कोई फ़ैसला आता है। साथ में बिल्कुल आपको बताएंगे अगर हम मसले कोई पॉलिसी रिव्यू करते हैं, और अगर तो इनकम थ्रेश होल्ड 18,600 से कम होकर 13,500 हो जाता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मकसूद क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल जी, ठीक ठाक। मेरा सवाल ये है कि मैं ना स्टूडेंट आया था 2011 में ना। ठीक। तो पिछले साल मेरा वीज़ा, मैं कॉलेज नहीं गया तो मेरा वीज़ा का टेल हो गया था। अच्छा। तो मैंने अपील की थी, अपील का फिलहाल मुझे कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने शादी कर ली थी ना, मतलब निकाह कर लिया था। ठीक। तो अभी मैंने आपसे पूछना था कि भाई मेरा अपील में ही है, तो मैं रजिस्टर ऑफिस में जा सकता हूँ अपनी मैरिज रजिस्टर करवाने? और आपका पासपोर्ट किधर है? पासपोर्ट और बायोमेट्रिक उन्होंने मांगा था मुझसे कि हमें भेजो, लेकिन मैंने वो भेजा नहीं था। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आप रजिस्ट्रार ऑफिस तो जा सकते हैं, और वहाँ पे मसला ये होगा कि वो इमिग्रेशन को कॉल कर लेंगे, और इमिग्रेशन वाले आपको आके डिटेन कर सकते हैं। तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको बताएं कि आपने कौन सी अपील की थी, किस डिसीजन के खिलाफ की, अभी तक अपील का क्यों नहीं जवाब आया। तो इधर आपको अपील का राइट था या नहीं था। तो देखें, अगर तो अपील का राइट नहीं था, अपील कोई नहीं है आपकी, तो आप होम ऑफिस में एक फ़्रेश एप्लीकेशन भेजें, और उसकी जब एक्नॉलेजमेंट लेटर है उसके बाद आप अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके शादी रजिस्टर कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। एक्चुअली मैं 10 ईयर के बेसिस पे ILR हुआ था जुलाई 2013 में। अच्छा। और 2012 जून में मुझे फिक्स पेनल्टी नोटिस लगे थे 6 पॉइंट। फिक्स पेनल्टी कोर्ट से नहीं, फिक्स पेनल्टी थी। ठीक। तो अभी मैं नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ 12 महीने के बाद? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो ये एक फिक्स पेनल्टी नोटिस है और कोर्ट में नहीं हुई, तो बिल्कुल आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं माजिद बात कर रहा हूँ। मैं पता करना चाह रहा हूँ कि अगर बेसिकली सामान जो कोई आता है यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे, और 1 साल स्टूडेंट का वीज़ा है वो कंप्लीट करता है, यहाँ पे शादी करता है, उसका 2 साल का वीज़ा होता है, जो फिर उसे जब इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाती है, फिर उसके बाद वो जो है ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए कितने अरसे में अप्लाई कर सकता है? जब इंडेफिनिट मिलती है 1 माह के बाद अप्लाई कर सकता है। और मेरा ये एक और क्वेश्चन है, जो इन्होंने BBC पे जो ये रिपोर्ट इशू की है, और जो इसका B1 जो सर्टिफिकेट है, ठीक, ये अगर किसी उसी अदारे में से हो जहाँ से उन्होंने जो रिपोर्टें वहाँ पे दिखाई हैं, क्या अभी तक वो एक्सेप्ट करते हैं? और एक मेरा ओपन और सवाल है, अगर कोई बंदा लाइफ यूटी नहीं कर पाता, ठीक, तो उसके बाद अगर वो जो से आप जब अपना वीजा एक्सटेंड करवाएंगे, तो वो जो अब जब लाइफ इन यूके हो जाता है एक्सटेंड करवाने के बाद, तो आप फौरन उसके बाद अपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, तो बिल्कुल अगर कोई बंदा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देता है, उसको एक्सटेंशन मिल जाती है, मीनवाइल उसका लाइफ इन द यूके टेस्ट हो जाता है, तो बिल्कुल वो फौरी तौर के ऊपर इंडेफिनिट के लिए एप्लीकेशन जमा करा सकता है।
और जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक था, तो अगर तो किसी ने होम ऑफिस में एप्लीकेशन जमा कराई है और अगर होम ऑफिस को सेटिस्फाई नहीं है कि जो उन्होंने इंग्लिश का सर्टिफिकेट दिया वो जेन्युइन है या सही तरीके से मिला है, तो यूजुअली होम ऑफिस वाले उसको चिट्ठी लिख के इन्फॉर्म करते हैं कि वो किसी और इदारे का या किसी और अवार्डिंग बॉडी का नया सर्टिफिकेट होम ऑफिस को मुहैया करे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चलता है एक छोटी सी ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिए, चंद लम्हों में फिर हाज़िर होते हैं।